हेलो एवरीबॉडी। हाँ, राम राम भाई सभी को। चलिए सभी लोग आ गए। बढ़िया। हाँ, राम राम भाई सभी को। देखिए आज की हमारी क्लास जो है ना, इसमें हम लोग कुछ क्लोज से डिस्कस करेंगे। मैं ऐसे बता देता हूँ, ये 2017 का सीडीएस का पेपर है। हाँ, राम राम भैया। और ये उस सीडीएस के पेपर के क्वेश्चन वो है, क्लोज टेस्ट हैं, दो क्लोज टेस्ट थे। छोटे क्लोज टेस्ट हैं, आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक मिनट। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। वेट लिखा करो बच्चे से, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन लिखा करो। असल में होता क्या है, टाइम एंड टाइड दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ। असल में इसको लोग जब वो मानने लगते हैं टाइम एंड टाइड का मतलब अपॉर्चुनिटी इडियम, तब तो ये सिंगुलर हो जाता है। अदरवाइज टाइम एंड टाइड है टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। चल क्यों नहीं रहा। चल। चलिए देखिए। हाँ, ये असल में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, पावर किसी वजह से चली गई थी यहाँ पर। तो ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ। ये पावर चली गई थी बच्चे। अब देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पर क्या है। ये जो आज हम क्लोस्टर डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सीडीएस के पेपर में आए हुए क्लोस्टर्स हैं, ठीक है। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्लोस्टर्स के लिए हमारे वोकैब, ग्रामर के यूजेस और रीडिंग हैबिट, ये तीनों चीजें मस्ट है, ठीक है। हाँ। तो ये जैसे हमारी ग्रामर है और वोकैब है। ऑर्डिनरी वर्ड जैसे ये जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, ये तो आम वर्ड है, तो खैर वोकैब के ग्रामर के पार्ट है, पॉनेट वगैरह। और उसके साथ साथ में, ठीक है, जो रीडिंग हैबिट है वो बड़ी जरूरी होती है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो क्लोजर्स हमें समझ में आने शुरू हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले जो हमारा क्लोजर्स है, कोई भी क्लोजर्स होता है ना, अगर छोटा क्लोजर्स है, हालांकि ये तो बड़ा है, 10 क्वेश्चन है इसमें, उसको क्या करा करो, एक बार पढ़ लो, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये है कि उसको एक बार अपने आप सुपरफिशली पढ़ लो, जो ऑप्शन जहां लिखे होंगे वो लिखे रहेंगे। द क्वेश्चन वेदर वॉर इज एवर जस्टिफाइड एंड इफ सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज वन व्हिच हैज बीन फोर्सिंग इटसेल्फ डैश द अटेंशन ऑफ ऑल थॉटफुल men. On this question, I find myself in the somewhat dash position of holding that no single one of the combatants is justified in the present war, while not taking the extreme Tolstoyan view that war is under all circumstances a dash. Opinions on such a subject as war are the outcome of dash rather than of thought. Given a man's emotional temperament, his convictions dash, however, on war in general and on any particular war which may occur during his lifetime can be dashed with tolerable certainty. The arguments used will be mere reinforcement to convictions otherwise reached. The fundamental facts in this, as in all ethical dash, are feelings. All that thought can do is to clarify and systemize the expression of those feelings, and it is such clarifying, ठीक है, and systemizing of my own feelings that I wish to dash in the present article. In fact, the question of rights and wrongs of a particular war is generally dashed from a judicial or quasi-judicial dash. अब होता गया है राम राम भाई, सब कुछ क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा है बच्चे, पढ़ते रहो, बस एक काम करना, ठीक है।
जो भी एनकॉम एफ में पढ़ रहे हो, किसी बैच में पढ़ रहे हो, रिवीजन करते रहना अपने टाइम टू टाइम। नहीं तो मैंने एक चीज देखी, हमारा जो एनकॉम ए बैच था ना, उस बैच के बच्चों को जितनी छूट दी गई, चाहे व्यूज को लेकर थी, फंडामेंटल के उनको हमें लगता है 4-4 5-5 व्यूज मिले, 6 महीने का टाइम मिला, उसके बावजूद भी वो कुछ के व्यूज नहीं हो पाए, किसका कुछ नहीं हो पाया। ऑनलाइन में ना बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, ठीक है। ये आदत खराब होती है। हम डिसिप्लिन और रेगुलरिटी की वजह से ही सीख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे कोई ऐसा होता नहीं जो हमें मजबूर करे कि हम डिसिप्लिन हो, पंक्चुअल हो, रेगुलर हो, ठीक है, तो वो कमी रह जाती है। अच्छी बात है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, अपना मन से पढ़ते रहना, टाइम टू टाइम उनका रिवीजन करते रहना, ठीक है, तभी इन चीजों से ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा शिकायत ही करते रहेंगे, वो कभी अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है। मुखर्जी नगर में बच्चा आता है, 3 महीने में सीख भी लेता है, 3 महीने में रिवीजन भी कर लेता है, प्रैक्टिस भी कर लेता है। ये लोग, इन्हें 6 महीने का टाइम दिया गया, मल्टीपल व्यूज दे दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर नहीं पाए। देखो, अब ये जैसे होता है ना, थैंक्स भाई। जैसे ये जो होता है ना, इसको अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं, तो एक बार पढ़ लेने से क्या होता है, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के वर्ड्स यहाँ पे हमें यूज करने पड़ेंगे, एटलीस्ट थीम क्या है ये तो पता चल ही जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। आप देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन वेदर वॉर इज एवर जस्टिफाइड। ये क्वेश्चन, क्या वॉर को कभी जस्टिफाई किया जा सकता है, मतलब कोई लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, क्या उस युद्ध को भी हम कोई ना कोई तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, एंड इफ सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, और अगर हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो क्या ऐसी सर्कमस्टांसेस होंगी जिसमें हम वॉर को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इज वन विच हैज बीन फोर्सिंग इटसेल्फ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कर रहा है, क्या कर रहा है, इटसेल्फ डैश द अटेंशन ऑफ ऑल थॉटफुल मैन, ठीक है, अपॉन, एट, ऑन, एवर, ठीक है। अब किसी चीज को जब हम किसी दूसरी चीज के ऊपर फोर्स करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रिपोजिशन ऑन लिखा करो या अपॉन लिखा करो। ये हमने पिछले भी किसी लेक्चर में डिस्कस किया कि ऑन प्रिपोजिशन का यूज किया करो बेसिकली उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कंक्रीट होते हैं, फिजिकल होते हैं, जैसे टेबल है, ठीक है, बोर्ड है। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का मतलब जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, उनके लिए अपॉन यूज किया करो, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ना, द अटेंशन ऑफ ऑल थॉटफुल मैन, इसमें लिखो अपॉन। तो ये जो क्वेश्चन है कि वॉर को क्या जस्टिफाई किया जा सकता है, और अगर जस्टिफाई किया जा सकता है तो किन सर्कमस्टांसेस में, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो थॉटफुल मैन के ऊपर अपने को बार बार, उनके ध्यान के ऊपर अपने को डालता है। लोग बार बार ये सोचने के लिए मजबूर होते हैं, क्या वॉर को जस्टिफाई किया जा सकता है। ऑन दिस क्वेश्चन आई फाइंड माई सेल्फ इन द डैश, इन द समवट डैश पोजिशन ऑफ होल्डिंग। अब ये स्पीकर अपनी बात बता रहा है, कह राइटर जो भी है वो कह रहा है कि जब ये क्वेश्चन होता है, तो जब इस क्वेश्चन की बात होती है, आई फाइंड माई सेल्फ, मैं अपने को पाता हूं, इन दिस समवट डैश पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन में पाता हूं, कैसी पोजीशन में वो हमें बताना है, जरा आगे पढ़ना। ऑफ होल्डिंग दैट नो सिंगल वन ऑफ द कॉम्बिटेंट्स कॉम्बिटेंट्स इज जस्टिफाइड इन द प्रेजेंट वॉर, कि कोई भी लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई जो है, ठीक है, या कोई भी कॉम्बिटेंट्स हैं, ठीक है, इज जस्टिफाइड इन द प्रेजेंट वॉर, कोई भी वॉर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये इसकी जो पोजीशन है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडजेक्टिव यूज करना है, राइटफुल, प्लेजेंट, पेनफुल, लवली। अब देखो, वैसे तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक तरीका ये भी होता है, जैसे डिलाइटफुल और प्लेजेंट है ना, लगभग इनके मीनिंग सेम होते हैं। तो अगर इनके मीनिंग सेम होते हैं तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। लवली तो खैर वहां पे कोई पोजीशन को लेकर तुक ही नहीं बनेगा, लवली जो होता है वो अपीयरेंस के लिए, लुक के लिए डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है, तो ये भी आएगा नहीं, तो यहाँ पे जाएगा पेनफुल, समवट पेनफुल पोजीशन। कॉम्बिटेंट्स का मतलब बच्चे लड़ाई होता है, युद्ध होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा पेनफुल। तो स्पीकर अपने बता रहा है, कह रहा है मैं अपने को एक ऐसी हालत में पाता हूं कि मैं कहता हूं कि कोई सी भी तरीके के झगड़े को, किसी भी तरीके के युद्ध को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वाइल नॉट टेकिंग द एक्सट्रीम टॉलेस्टेंट व्यू। अब कह रहा है कि जो टॉलेस्ट है वो एक फिलोसफर थे, अच्छे ऑथर भी थे, आपने सबने उनको पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत उनका नाम तो सुना ही होगा। तो कह रहा वाइल नॉट टेकिंग द एक्सट्रीम टॉलेस्टेंट व्यू, ठीक है, जो टॉलस्टॉय का व्यू था, मैं उस व्यू को अडेप्ट नहीं करता, मतलब मेरा वो व्यू नहीं है जो टॉलस्टॉय का था। टॉलस्टॉय का व्यू क्या था, दैट वॉर इज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस अ डैश, ठीक है, कि जो वॉर है ना, ठीक है, लड़ाई जो है, युद्ध जो है, वो हर एक हालत में इज क्या है ये हमें बताना है, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड क्राइम, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो टॉलस्टॉय का जो एक वो भी है, क्या नाम, एक नॉवेल है, वॉर एंड पीस, ठीक है, हाँ, वॉर एंड पीस। तो उस वॉर एंड पीस के मतलब जो थीम है ना, वो भी यही, उन्होंने लास्ट में उसको डिक्लेयर किया कि जो वॉर है ना वो एक क्राइम है, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन जो चाहे, सर्कमस्टांसेस जो हो, युद्ध जो है वो एक क्राइम है, अपराध है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्राइम। अब क्या है,
ओपिनियंस ऑन सच अ सब्जेक्ट एज वॉर आर द आउटकम ऑफ डैश। जो लोगों की राय होती है, ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। कैसे ओपिनियन ऑन सच सब्जेक्ट, इस तरीके के सब्जेक्ट पे, कैसा सब्जेक्ट, एज वॉर, जैसे कि युद्ध है। तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स पे लोगों के ओपिनियंस होते हैं, आर द आउटकम ऑफ, वो रिजल्ट होते हैं। आउटकम का मतलब होता है परिणाम। आर द रिजल्ट ऑफ, वो रिजल्ट होते हैं। किस चीज का रिजल्ट होते हैं ये हमें बताना है। लेकिन उसके आगे जरा देखना क्या लिखा है, रादर देन ऑफ थॉट। थॉट होती है हमारी थिंकिंग एबिलिटी। थिंक मतलब जैसे वर्ब होती है ना, थिंक का मतलब तो सोचना, एनालाइज करना। तो वो जो प्रोसेस है उसी को हम थॉट कहते हैं। तो वो जो हम कह रहे हैं कि जो आउटकम होते हैं सब्जेक्ट जैसे मैटर पे, जो लोगों के अपने मतलब ओपिनियंस होते हैं, वो उनके आउटकम होते हैं, परिणाम होते हैं। किस चीज का परिणाम होते हैं, वो थॉट का तो होते नहीं है। रादर देन ऑफ थॉट लिख दिया तो इसका मतलब वो हमारी सोच का परिणाम नहीं होते। फिर वो किस चीज का परिणाम होता है अगर सोच का नहीं होते? तो फीलिंग। देखो, रीजन और थॉट का मीनिंग सेम होता है। रीजन और थॉट का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा फीलिंग। हमने कैसे चीजों को महसूस किया, मतलब हमारा अपना परसेप्शन क्या है, हम एक मिनट, हमने चीजों को कैसा महसूस किया, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसको करते हैं क्या नाम, कि हमने कैसे चीजों को महसूस किया। तो वो जो हमारे अपने ओपिनियंस होते हैं वॉर जैसे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, वो उसी का रिजल्ट होते हैं। वो रिजल्ट हमारे किसी मतलब थॉट का या सोच का नहीं होते हैं। गिवन अ मैंस इमोशनल टेम्परामेंट। अब देखो होता है कि आदमी जो होता है ना, वो टेम्पर उसका टेम्परामेंट इमोशनल होता है, ठीक है। हाँ, क्लास रन कर रही है, हाँ ठीक है बच्चे, बढ़िया है। तो देखो, गिवन अ मेंस इमोशनल टेम्परामेंट, कोई भी आदमी जो होता है उसका अपना जो टेम्परामेंट होता है, ठीक है, वो इमोशनल होता है, ठीक है। हिज कन्विक्शंस, तो चूंकि उसका इमोशनल टेम्परामेंट होता है तो उसके जो कन्विक्शंस होते हैं कि कोई आदमी क्या सोचता है वॉर के बारे में, उसका अपना ओपिनियन क्या है, कि वो जस्टिफाई कर सकता है, ठीक है, या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा कि गिवन अ मैंस इमोशनल टेम्परामेंट, क्योंकि आदमी जो होता है उसका टेम्परामेंट अपना इमोशनल होता है, तो उसके जो कन्विक्शंस होते हैं, मतलब कन्विक्शंस का मतलब उसके जो भी बिलीव्स होती है, मान्यताएं होती है, जो वो मानता है, ठीक है। डैश हाउएवर ऑन वॉर इन जनरल एंड ऑन एनी टॉपिक। ठीक, अब वो ब्लैंक हमें फिल करना है। उस ब्लैंक को ऑप्शन करने के लिए हमें हाउएवर दे दिया, बोथ दे दिया, एज वेल एज दे दिया, डिस्पाइट दे दिया। अब अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ऑन वॉर इन जनरल, एक तो वॉर इन जनरल, और एनी पर्टिकुलर वॉर विच में अकर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ठीक है। एक तो कोई ऐसी वॉर जो उसने अपनी लाइफ टाइम में, जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, या जिसमें उसने इन्वॉल्वमेंट उसका रहा है, या कोई वॉर इन जनरल, मतलब जनरल वॉर की बात कर लें जिसमें उसका अपना कोई लेना देना, उसकी अपनी कोई चीज स्टैक पे नहीं रही है। तो अगर हम देखें तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बोथ आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे एंड लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम बोथ लिख देंगे। बोथ का मतलब हो गया वो भी और ये भी, वॉर इन जनरल भी और पर्टिकुलर वॉर भी। तो कोई भी पर्सन है, उसके जो कन्विक्शंस हैं, किस तरीके के कन्विक्शंस, बोथ, दोनों तरीके के। हाउएवर ऑन वॉर इन जनरल, चाहे जनरल वॉर को लेकर हो या एनी पर्टिकुलर वॉर, किसी पर्टिकुलर वॉर को लेकर हो जिसको उसने खुद महसूस किया, ठीक है, ठीक। विच में अकर ड्यूरिंग इज लाइफ टाइम, जो उसकी लाइफ टाइम में कभी हो सकते हैं। तो उसके जो कन्विक्शंस हैं वो इन दोनों में से किसी भी टाइप के वॉर को लेकर हो, चाहे वॉर इन जनरल को लेकर हो, चाहे उसकी लाइफ टाइम में हुई किसी पर्टिकुलर वॉर को लेकर हो। कैन बी डैश विद टॉलरेबल सर्टेनिटी, उसके कन्विक्शंस को किया जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये यहाँ पे कॉमा लगा, ये यहाँ पे कॉमा लगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पार्ट अलग है। हिज कन्विक्शन जो हमारा सब्जेक्ट है ना, अब इसके लिए हमें यहाँ पे वर्ब लिखनी है कि उसके कन्विक्शंस को किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, थॉट। दूसरे के कन्विक्शन को हम थिंक तो कर नहीं सकते, थॉट ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज, अगर ये जो हमने देखा ना इंटीमेटेड, इंटीमेट का मतलब होता है किसी चीज को इंगित करना, पॉइंट करना, शो करना, ठीक है। तो कोई भी पर्सन चूंकि इमोशनल होता है, तो इमोशनल होने की वजह से जो क्या होता है, उसके जो अपने कन्विक्शंस हैं वो इंटीमेट किए जा सकते हैं। इंटीमेट किए जाने का मतलब है उनको दर्शाया जा सकता है, शो किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी पर्सन है, आप उससे 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि वो इमोशनल, मतलब कोई भी पर्सन जो होता है इमोशनल होता है, उसका टेम्परामेंट इमोशनल होता है, तो उसके जो कन्विक्शंस होते हैं ना, वो उसके इमोशंस के थ्रू आपके सामने आ जाते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट हो जाने का मतलब उनके बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है। वो उसके जो कन्विक्शंस है वो चाहे किसी जनरल वॉर से रिलेटेड है, चाहे किसी पर्टिकुलर वॉर से रिलेटेड है जो उसकी लाइफ टाइम में हुई। तो हिज कन्विक्शंस कैन बी इंटीमेटेड विद टॉलेबल सर्टेनिटी, ठीक है। हेल्ड आएगा नहीं, क्योंकि हम उसके कन्विक्शंस उसके हैं तो हम उन्हें होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। एज वेल एज क्यों नहीं आएगा, एज वेल एज बेटा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एज वेल एज खुद ही कनेक्ट करने का काम करता है, और बोथ के साथ में एंड कोऑर्डिनेट पेयर बनाता है, ठीक है। बोथ के साथ में एंड यूज होता है, इसलिए। हाँ, क्लास चल रही है, सही है, चल रही है।
तो ये जो हमने पहले यहाँ पे एंड लिख दिया ना, तो इसीलिए एज वेल एज नहीं आएगा। एज वेल एज का यूज वैसे भी हम बाद में करते हैं, पहले नहीं करते। एज वेल एज जब हम यूज करते हैं जब पहले किसी चीज को मेंशन कर चुके हैं उसके बाद में, ठीक है। तो चलो, हिज कन्विक्शंस कैन बी इंटीमेटेड विद टॉलेबल सर्टेनिटी। टॉलेबल सर्टेनिटी का मतलब श्योरिटी, सर्टेनिटी का मतलब है यहाँ पे श्योरिटी, इतनी श्योरिटी जिसको कि मतलब माना जा सकता है, बिलीवेबल। टॉलरेबल का मतलब यहाँ पे बिलीवेबल मान के चलना, कि कोई भी पर्सन चूंकि इमोशनल होता है तो उसके जो अपने इमोशंस, उसके अपने कन्विक्शंस होते हैं वॉर को लेकर, चाहे जनरल या पर्टिकुलर, वो उसके इंटीमेट हो जाते हैं, मतलब पता चल जाता है उनके इमोशंस के बारे में, आदमी के उसके कन्विक्शंस अपने क्या है। द आर्गुमेंट्स यूज्ड विल बी मेयर एनफोर्समेंट, ठीक है। और इस तरीके से जो उसके अपने कन्विक्शंस होते हैं उनको प्रूव करने के लिए अगर कोई आर्गुमेंट्स भी देगा तो वो उसके आर्गुमेंट्स होंगे विल बी मेयर एनफोर्समेंट टू कन्विक्शंस, उसके जो अपने कन्विक्शंस हैं उनको सपोर्ट करना। रेनफोर्स करना मतलब उनको सपोर्ट करना, उसके अपने सारे आर्गुमेंट जो है वो अपने कन्विक्शंस को केवल रेनफोर्स करने के लिए होगा, अदरवाइज रिस्ट। जिस भी तरीके से उसने अपने कन्विक्शंस डेवलप कर लिए, जो भी उसके अपने कन्विक्शंस मान्यताएं हैं, वो जो आर्गुमेंट देगा वो केवल अपने कन्विक्शंस को सपोर्ट करने के लिए देगा, ठीक है। रेनफोर्स का मतलब सपोर्ट करना हो गया। द फंडामेंटल फैक्ट्स इन दिस एज इन ऑल एथिकल डैश आर फीलिंग्स। अब हम कह रहे हैं जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं इन दिस, इसमें, इसमें का मतलब एज इन ऑल डैश। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये जो दिस हम यूज कर रहे हैं ना, ये दिस प्रोनाउन यूज हो रहा है क्वेश्चन के लिए, कि जो वॉर है क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किस सिचुएशन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं द फंडामेंटल फैक्ट्स इन दिस का मतलब इन दिस क्वेश्चन एज इन ऑल एथिकल डैश, जैसे कि बाकी सारे एथिकल। अब देखो एथिकल एडजेक्टिव इसका नाउन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बात क्वेश्चन की हो रही थी तो यहाँ पे क्वेश्चन ही आ जाएगा। द फंडामेंटल फैक्ट्स इन दिस क्वेश्चन एज वेल एज इन ऑल एथिकल क्वेश्चंस आर फीलिंग्स। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि वॉर जस्टिफाई की जा सकती है या नहीं, या इस तरीके के जो बाकी एथिकल क्वेश्चंस होते हैं, नैतिक क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं इनका जो फंडामेंटल फैक्ट होता है वो फीलिंग होती है, क्योंकि नैतिकता जो है ना वो भावना है, फीलिंग है लोगों की, ठीक है। उसमें कोई रीजनिंग काम नहीं करती, वो फीलिंग है। ऑल दैट थॉट कैन डू इज टू क्लैरिफाई। और थॉट जो है ना वो केवल उन्हें क्लैरिफाई कर सकता है, सिस्टमाइज कर सकता है। आपने मान पहले लिया, फीलिंग आपकी पहले से ही आ गई है, आप मानते कुछ पहले से हो, आपका कन्विक्शन आपकी फीलिंग है। अब थॉट के थ्रू आप क्या करोगे, आप केवल इसको सिस्टमाइज करोगे और इसको जस्टिफाई करोगे, क्लेरिफाई करोगे अपनी फीलिंग को। तो ऑल थॉट कैन डू इज टू क्लेरिफाई एंड सिस्टमाइज द एक्सप्रेशन ऑफ दोज फीलिंग्स। और वो जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, आप थॉट के थ्रू, विचारों के थ्रू केवल उन्हें क्लेरिफाई करते हो, सिस्टमाइज करते हो, बल्कि वो फीलिंग्स जो होती है ऑलरेडी आप में पहले से ही होती हैं। एंड इट इज सच क्लेरिफाइंग एंड सिस्टमाइजिंग ऑफ माई ओन फीलिंग्स। और अब स्पीकर अपनी बात कर रहा है और कह रहा है ये जो क्लेरिफाई करना और सिस्टमाइज करना है ना फीलिंग्स का, वही है दैट आई विश टू डैश इन द प्रेजेंट आर्टिकल, कि जो मैंने प्रेजेंट आर्टिकल लिखा है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं, किस चीज की कोशिश कर रहा हूं देखना तो, चेंज हो जा, अटेम्प्ट, ठीक है। एंगेज, प्रेज, कमेंट। अब देखो प्रेज कमेंट का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम ही होता है, प्रशंसा करना, तो ये दोनों तो ऐसे ही स्ट्राइक ऑफ कर दे, दोनों नहीं आ सकते। एंगेज का मीनिंग यहाँ पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, एंगेज का मतलब हो जाएगा बिजी हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे अटेम्प्ट का मतलब है कोशिश करना, एफर्ट्स करना। तो ये कह रहा है कि जो थॉट्स होते हैं वो हमारी फीलिंग्स को सिस्टमाइज और क्लेरिफाई करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो कह रहा हूं उसी तरीके से जैसे क्लेरिफाई और सिस्टमाइज किया जाता है फीलिंग्स को, उसी तरीके से मेरा ये अटेम्प्ट है, आई विश टू अटेम्प्ट इन द प्रेजेंट आर्टिकल। और ये जो प्रेजेंट आर्टिकल है उसमें मैं अपनी फीलिंग्स को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, थॉट्स के थ्रू उनको क्लेरिफाई और सिस्टमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आ जाएगा हमारा अटेम्प्ट। इन फैक्ट द क्वेश्चन ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग्स ऑफ अ पर्टिकुलर वॉर इज। और कह रहा वास्तविकता में होता क्या है, जो क्वेश्चंस होते हैं ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग्स, कि क्या चीजें सही हैं क्या चीजें गलत हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर वॉर से संबंधित, इज जनरली डैश फ्रॉम अ ज्यूरिडिशल, ज्यूरिडिशल का मतलब न्यायिक, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन होता है उसको डैश फ्रॉम अ ज्यूरिडिशल और क्वासी जुडिशियल डैश उसको किया जाता है। अब इज हमने हेल्पिंग और लिख दी, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। अपॉइंट का मतलब होता है ओपिनियन बनाना, ठीक है। ऑब्जर्व का मतलब होता है उसको जांचना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। कंसीडर का मतलब विचार करना होता है, वो यहाँ पे आएगा नहीं। ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज देना होता है, वो भी आएगा नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जर्व ऑफ अ पर्टिकुलर वॉर इज जनरली ऑब्जर्व फ्रॉम अ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल डैश। वॉर को लेकर जो हमारे ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, और जो सही गलत का फैसला होता है वो भी जनरली न्यायिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। मतलब नैतिक नहीं होता, वो एथिकल नहीं होता। उसको देखने का, उसको ऑब्जर्व करने का जो स्टैंड पॉइंट होता है या जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है न्यायिक, जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब न्याय से संबंधित, तो वो नैतिकता की बात नहीं, वो न्याय की बात होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है
वैसे भी जो क्वेश्चंस होते हैं सही क्या है गलत क्या है वॉर से रिलेटेड, वो लोग अपना कुछ भी मानते रहे, लेकिन किसी भी बात को सही गलत या वॉर को लेकर सही गलत मानने का जो डिसीजन होता है, ठीक है, या जो क्वेश्चन होता है उसको हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम अ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल स्टैंड पॉइंट। स्टैंड पॉइंट का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर्मूला तो आएगा नहीं, पॉसिबिलिटी फोर्स भी गलत हो जाएगा, स्टैंड पॉइंट का मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वॉर जो है वो सही उसमें क्या है उसमें गलत क्या है, वो हम नैतिक रूप से नहीं देखते, वो नैतिकता पे बेस्ड नहीं होता, वो एथिकल नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा जुडिशियल होता है, वो न्याय से संबंधित होता है, जो न्यायिक मतलब संविधान वगैरह होते हैं उनके बेसिस पे उसे चेक किया जाता है कि वो सही है गलत है। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, नाइन पूछ रहा है कोई बच्चा, नाइन में बच्चा ऑब्जर्व आ जाएगा, अपाइन का मतलब तो ओपिनियन बनाना है किसी चीज के बारे में, ठीक है। अब वो जो क्वेश्चन है उसको लेकर हम ओपिनियन तो बनाएंगे नहीं, वो जो क्वेश्चन है हमें उसको जस्टिफाई करना है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज को चेक करना पता लगाना, ठीक है। जैसे कोई चीज हो रही है ना, तो अगर हम उससे कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो वी आर ऑब्जर्विंग इट, ऑब्जर्व करना इसका मतलब ये होता है। आफ्टर रिवाइजिंग 5 to 6 टाइम नाउ शुड आई टेक मॉक, बिल्कुल बच्चे अगर आपने रिवीजन कर लिया एक दो बार तो मॉक टेस्ट शुरू कर दो, ठीक है, मॉक टेस्ट अब शुरू कर दो अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया। देखो हमेशा पहले पढ़ो, पहले सीखो मतलब लर्निंग, फिर उसके बाद रिवीजन और फिर रिवीजन के बाद में प्रैक्टिस, इस तरीके से क्या करो। चलो एक देखो छोटा सा और है क्लोज टेस्ट, ये भी उसी पेपर का है, एक बार इसको अपने आप पढ़ लो, ठीक है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, हरिओम, आफ्टर रिवाइजिंग ही सैड आई डोंट गो टू द, क्या है डोंट गो टू द बीच का आंसर एक्सप्लेन कीजिए, क्या है ही सैड, ही फॉरबेड टू गो टू द बीच, इसका लिख दो बच्चे ही फॉरबेड टू गो टू द बीच, ही फॉरबेड मी टू गो टू द बीच, ऐसे लिख दो। देखो ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है ना, इसका जरा एक और क्लोज पढ़ लेते हैं। द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री दिस ईयर इज अ ट्रिब्यूट टू द पावर ऑफ डैश, द laureates harnessed evolution and used it in the dash with amazing results. Francis H. Arnold, an American who was given one half of the prize, used directed evolution to dash variants of naturally occurring enzymes that could be used to dash biofuels and pharmaceuticals. The other half went to George P. Smith, also of the US, and Sir Gregory P. Winter from the UK, who evolved antibodies to dash autoimmune diseases and even metastatic cancer through a process called phase display. अब देखो जो फेज वर्ड होता है ना, फेज इसका मतलब तो वायरस, हालांकि बायो वगैरह के वर्ड हैं और बायो तो मेरा तो अपना फिजिक्स मैथ्स रहा ज्यादा, ठीक है, लेकिन फेज जो वर्ड होता है ना थोड़ा सा कॉमन वर्ड है, न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते होंगे या पढ़ने को मिल जाता है। फेज एक वायरस होता है, ठीक है, पैरासिटिक वायरस होता है, पैरासिटिक वायरस होता है, बैक्टीरिया के ऊपर ये ग्रो करता है। ये भी सही है बच्चे, ही वार्नड अस अगेंस्ट गोइंग टू द बीच जो दिया है ये भी सही है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री दिस ईयर इज अ ट्रिब्यूट टू द पावर ऑफ डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, डेवोल्यूशन, इनोवल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो हमारा ब्लैंक है ना वो जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आना, द लॉरियट्स हार्नेस्ड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब तो विकास, चीजों का बेहतर बनना, ठीक है। अच्छा डेवोल्यूशन एक तरीके से उसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। रेवोल्यूशन तो पता ही है, क्रांति होती है या फिर घूमना होता है, चक्कर लगाना होता है। इन्वोल्यूशन होता है किसी चीज को अंदर की तरफ लपेटना, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एवोल्यूशन। तो ये जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री का इस साल का, वो एक ट्रिब्यूट है टू द पावर ऑफ एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन की पावर है, एवोल्यूशन का मतलब चीजों का बेहतर बनना, सुधरना और ग्रेटर बनना, ठीक है। तो ये जो है ट्रिब्यूट टू द पावर ऑफ एवोल्यूशन है, द लॉरियट्स हार्नेस्ड एवोल्यूशन, ठीक है। ये जो लोग हैं जिनको ये लॉरियट्स का मतलब जिनको ये प्राइज दिया गया वो लोग, ठीक है, उन्होंने क्या किया एवोल्यूशन की पावर को हार्नेस किया, हार्नेस का मतलब कैश किया, उससे फायदा उठाया, उसको और डेवलप किया और उसको यूज किया, किस चीज में यूज किया, इन द डैश विद अमेजिंग रिजल्ट्स, ठीक है, इन द डैश। अब ऑप्शन दिया माइक्रोस्कोप, मार्केट, फील्ड, लेबोरेटरी, ठीक है। तो इसमें आंसर देगा फील्ड। फील्ड का मतलब यहाँ पे देखो समझना, यहाँ पे फील्ड का मतलब खेत या मैदान नहीं होगा, यहाँ पे फील्ड का मतलब होगा प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, हार्नेस जो एवोल्यूशन की मतलब जो लॉरियट्स हैं इन्होंने एवोल्यूशन को हार्नेस किया, उससे फायदा उठाया और उसको यूज किया इन द फील्ड। इन द फील्ड का मतलब इन प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है।
इन द फील्ड का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ होता है, लेबोरेटरी वहां पे मीनिंग की कॉन्टेक्स्ट नहीं कन्वे करेगा, माइक्रोस्कोप में तो खैर क्या ही यूज करोगे उसको, मार्केट तो चीजें खरीदने बेचने के लिए बिजनेसमैन के लिए होती हैं, ये साइंटिस्ट है, इनके लिए मार्केट आएगा नहीं, क्योंकि इनका काम बेचना खरीदना है, ट्रेडिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन द फील्ड का मतलब जाएगा इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो उन्होंने एवोल्यूशन को यूज किया इन द फील्ड, इन द फील्ड का मतलब थ्योरी से हटाकर प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, विद अमेजिंग रिजल्ट्स, और उसके जो रिजल्ट्स थे वो भी बड़े अमेजिंग थे, शानदार रिजल्ट्स थे, ठीक है। फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, जो फ्रांसिस एच अर्नोल्ड है, एन अमेरिकन, एक अमेरिकन है, हु वाज गिवन वन हाफ ऑफ द प्राइज, तो जो भी उस प्राइस की वैल्यू है, मतलब जो भी अमाउंट है उसका आधा उनको दिया गया। उन्होंने क्या किया, यूज डायरेक्टेड एवोल्यूशन टू डैश वेरिएंट्स ऑफ नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यूज डायरेक्टेड एवोल्यूशन का यूज किया, किस लिए उन्होंने यूज किया, टू डैश वेरिएंट्स ऑफ नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स। नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स का मतलब हो गया वो एंजाइम्स जो नेचर में अपने आप बनते हैं, ठीक है। उन्होंने उनके वेरिएंट्स तैयार किए। अब देखो ये तो अपने आप बनते हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग है, लेकिन उसके वेरिएंट्स उन्होंने तैयार कर लिए। तो उन्होंने जो फील्ड में तैयार किया वो हो गया सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, लेबोरेटरी में किसी चीज को बनाना, डेवलप करना, तो सिंथेसाइज इसमें आ जाएगा, ठीक है। यूज डायरेक्टेड एवोल्यूशन टू सिंथेसाइज वेरिएंट्स ऑफ नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स, जो मतलब अपने आप नेचर में अपने आप बनने वाले एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनके उन्होंने वेरिएंट्स को बनाया। कैसे वेरिएंट्स, दैट कुड बी यूज टू डैश बायोफ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, और उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। जो एंजाइम्स के वेरिएंट्स उन्होंने तैयार किए हैं उन एंजाइम्स को यूज किया जा सकता है टू डैश बायोफ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब दवाइयां वगैरह बनाने के लिए, और बायोफ्यूल बनाने के लिए उनको किया जा सकता है। क्या बनाने के लिए किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूट, मैन्युफैक्चर, सिंक, रिजॉल्व, ठीक है। तो सिंक का मतलब डिवोना हो गया, रिजॉल्व का मतलब सॉल्व करना हो गया, वो अलग मीनिंग हो गया। कॉन्स्टिट्यूट आएगा नहीं, मैन्युफैक्चर आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूट इसलिए नहीं आएगा कि कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को सेटअप करना, एस्टेब्लिश करना, नियम कानून के तहत, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूट आएगा नहीं, मैन्युफैक्चर आ जाएगा। मैन्युफैक्चर का मतलब निर्माण करना, प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके के एंजाइम्स बनाए जिनकी मदद से, ठीक है, बायोफ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। मैन्युफैक्चर का मतलब बनाना। उसके बाद देखो, द अदर हाफ वेंट टू जॉर्ज पी स्मिथ, और जो वो नोबेल प्राइज है उसका जो बाकी आधा बचा हुआ पैसा है वो जॉर्ज पी स्मिथ को दिया गया। जॉर्ज पी स्मिथ कौन है, ये है ऑल्सो ऑफ द यूएस, ये भी यूएस से ही है, एंड सर ग्रेगरी पी विंटर फ्रॉम द यूके, ठीक है। और एक दूसरे उनके साथ में है, उनको भी वो आधा पैसा दिया गया, ग्रेगरी पी विंटर, ये यूके से। हु इवॉल्व एंटीबॉडीज, जिन्होंने एंटीबॉडीज को इवॉल्व किया, ठीक है। कैसी एंटीबॉडीज को, टू डैश ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। जो ऑटो इम्यून अपने आप मतलब इम्यूनिटी से डेवलप होने वाली डिजीजेस हैं, ठीक है। उन्होंने कैसी डिजीज, तो उस डिजीज को क्या करेंगी, जो उन्होंने एंटीबॉडीज डेवलप किए हैं वो एंटीबॉडीज ऑब्जर्व करेंगी, जांच करेंगी, ऑटोइम्यून डिजीजेस की सपोर्ट करेंगी, इनवाइट करेंगी, या कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब फाइट करना, ठीक है, किसी चीज को हराना। तो इसमें आ जाएगा कॉम्बैट। हु इवॉल्व एंटीबॉडीज टू कॉम्बैट ऑटो इम्यून डिजीजेस, तो उन्होंने ऐसी एंटीबॉडीज को इवॉल्व किया जो कि, ठीक है, कॉम्बैट एंटो ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून जो डिजीजेस होती हैं, ठीक है, उनको कॉम्बैट करेंगी, ठीक है। एंड इवन मेटास्टेटिक कैंसर, मेटास्टेटिक कैंसर को भी इवन वो फाइट करेंगे उनके साथ में, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फेज डिस्प्ले। एक प्रोसेस है फेज डिस्प्ले, इसके थ्रू। ये हो गया। एक मिनट। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस है ना, ये इतने थे। अब तुम में से कुछ बच्चे हैं उनके क्वेश्चंस हैं, अब जो तुम्हारे क्वेश्चंस इन पे बेस्ड हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो अपने पूछ लो। अब मैं बता देता हूँ, ये स्लाइड्स अभी ओपन है, ठीक है। हरिओम। ट्वेल्थ में लेबोरेटरी भी सही हो सकता है, लो ट्वेल्थ में लेबोरेटरी, एक मिनट बेटा मैं देख लेता हूँ। देखो, हार्नेस एवोल्यूशन यूज इट इन द डैश विद अमेजिंग रिजल्ट्स, और उन्होंने हार्नेस किया, उसका फायदा उठाया एवोल्यूशन का, और उसको यूज किया विद अमेजिंग रिजल्ट्स। रिजल्ट्स जो है बच्चे ना, वो लेबोरेटरी में नहीं आएंगे, वो फील्ड में आएंगे। फील्ड का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ। कोई चीज थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल को अगर हम प्रैक्टिकल में ले आए, मतलब हमने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कर दिया, तो इन द फील्ड। तो यहाँ पे इन द फील्ड लिखो, लेबोरेटरी मत लिखो। इफ यू वर माई ब्रदर आई वुड हैव हेल्प यू, हाँ ये बच्चे सही है। इन सेम वे इफ यू टोल्ड देम द ट्रुथ दे वुड हैव फॉरगिवन हिम। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लो। मैंने देखो तुम्हारे लिए कहा था कि क्लास रखूंगा जिसमें केवल तुम लोगों के क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, वो बता दूंगा, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूँ ये जो हमने क्लोज से डिस्कस किया इनसे कुछ रिलेटेड है तो पूछ लो।
ये इजी था। हाँ, ये वाला इजी था कंपेटिवली। फर्स्ट क्लास में सिक्स्थ को आंसर क्या होगा? इसमें आएगा बेटा, इसमें आएगा इंटीमेटेड। और इसका देखो कॉन्सेप्ट क्या है। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लोग होते हैं ना, वो चूंकि सेंटिमेंटल होते हैं, ठीक है, तो उनके जो कन्विक्शंस होते हैं, वो चाहे उनके जनरल वॉर पे रिलेटेड हो या किसी पर्टिकुलर वॉर से रिलेटेड हो, वो इंटीमेटेड हो जाते हैं। इंटीमेटेड का मतलब शो हो जाते हैं, थोड़ी बहुत सर्टेनिटी के साथ में उनके वो जो होते हैं वो शो हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो इमोशनल लोग होते हैं और उनकी फीलिंग जो होती है वही उनका कन्विक्शन होती है, तो वो फीलिंग के थ्रू उसको कहीं ना कहीं पे इंटीमेट कर देते हैं, शो कर देते हैं, वो उनसे छुप नहीं पाता। अगला क्या है? एक क्लास प्रिपोजिशन की भी लगा दो। चलो कोशिश करेंगे। क्लोज टेस्ट वन में 10 का क्या आंसर होगा? 10 का बच्चे होगा स्टैंड पॉइंट। स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू। स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है किसी चीज का पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नजरिया, ठीक है। तो 10th में आएगा स्टैंड पॉइंट। 10 का ही बता रहे हैं बच्चे, स्टैंड पॉइंट आएगा इसमें, ठीक है। जो वार होती है ना, उससे क्या चीजें ठीक हैं, क्या चीजें उसकी गलत हैं, वो जो देखने का नजरिया होता है, वो जो स्टैंड पॉइंट होता है, वो एथिकल नहीं होता, ठीक है, नैतिक नहीं होता। वो होता है जुडिशल, वो होता है न्यायिक। ये देखो राउंड अराउंड में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनसे रिलेटेड कुछ भी है तो पूछ लो बच्चे, इनसे रिलेटेड पूछ लो जो अभी बताए गए। टू इन्फर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट दैट नीड्स रीडिंग। बिल्कुल बच्चे, बिना रीडिंग के कोई समझ नहीं पाता, बिना रीडिंग के पकड़ में नहीं आता। क्वासी का मतलब पैसिव या हाफ होता है। क्वासी का मतलब हिडन या हाफ होता है, ठीक है। जब तक पढ़ने की आदत नहीं होगी तब तक ये पकड़ में नहीं आते। बेटा क्वेश्चन पूछ लो अपने, जो क्वेश्चन तुम्हारे हैं ना, वो अपने पूछ लो। ये रिपीट रिपीट के लिए मत क्या करो, मैं वही बताऊंगा जो पहले एक बार बता दिया, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगा? हाँ क्लियर हो गया ना, हाँ ठीक है। एनकॉम एफ में 30 तारीख का मिसिंग है। एक बार दुरानी सर को मैसेज डाल देना अगर कुछ मिसिंग होगा, बाकी मैं भी उन्हें बता दूंगा। 30 तारीख का, चलो बता दूंगा। बाकी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सीपीओ 2000 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास करा दो प्लीज। सीपीओ 2018 के, चलो किसी क्लास में उन्हें डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ब्लैंक 3 के बाद जो ओपिनियंस लिखा है, यूज इट इन प्लूरल। बिल्कुल बच्चे, ओपिनियंस हम प्लूरल में यूज कर सकते हैं। एक ओपिनियन मेरा है, एक तुम्हारा है, एक पड़ोसी का है, तो 3 ओपिनियन तो ऐसे ही हो गए। सोनू भगत, क्या बताऊं बच्चे? नहीं नहीं नहीं, आज कुछ और नहीं पढ़ाऊंगा, बस इन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अपने बच्चे पूछ लो, बाकी आज मैं चलूंगा अब जल्दी। पीडीएफ के बारे में, अरे पीडीएफ तो एक काम करो, दुरानी सर को भेजना है एक मैसेज व्हाट्सएप पे, वो उधर से बता देंगे, पूरा सिस्टम समझा देंगे कैसे डाउनलोड होता है, ठीक है। तो एक बार दुरानी सर को मैसेज भेज देना, वही 888878 पे। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये पीडीएफ वीडियो वाले ना, सारा सिस्टम हम लोग खत्म कर रहे हैं, 1-2 हफ्ते में ही दूर हो जाएगा। क्या फंडामेंटल के भी बढ़ा सकते हैं? ऐसा नहीं है, दो तो मिनट कम मिले हैं। अच्छा, एक बार दुरानी सर के मैसेज पे बच्चा व्हाट्सअप डालना। स्मॉल स्टॉक्स फेल, ग्रेट ऑक्स। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए फेल 1 3 मैन के कर कन्वर्ट करें। क्या लिखा है पगले, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। ग्रेट ऑक्स आर फेल्ड बाय स्मॉल स्टॉक्स, इसका लिखो ग्रेट। देखो इनसे रिलेटेड पूछ लो, ये मैं अगली क्लास रखूंगा तब ये क्वेश्चन पूछना, इधर उधर के जितने हैं मैं सारे बता दूंगा। क्या प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस कहीं से करो बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बुक ले लो जो तुम्हारे आसपास दुकानों पे मिलती हो, कोई ले लो, कोई खास बुक से ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करने से वही पेपर में आ जाएगा।
हाँ, वो जो यूट्यूब पे कैन मेकर डिस्कस किया था, चलो और भी डिस्कस कर लेंगे। अब मुझे लगता है तुम लोगों के पास कोई क्वेश्चन है नहीं करने के लिए, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, आज मैं चलता हूँ, अगली क्लास में सीपीओ मेंस 2018 के पेपर आके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीपीओ मेंस 2018 के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और तब तक फिर एक काम करते हैं, बाय करते हैं, तुम्हारे पास पूछने के लिए कुछ है नहीं। बट इन स्टार्टिंग ऑफ रीडिंग हाउ वुड वी नो दैट वी आर ऑन द राइट पथ। बच्चे शुरू में किसी को पता नहीं चलता, पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को सेवंथ एथ की बुक से पढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि सेवंथ एथ की बुक से पढ़ोगे ना तो वो जानने लग जाओगे। देखो ये तो पता चली जाएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अपना रिवीजन कर लो एक बार। सही है। वोकैब में प्रॉब्लम होती है, पढ़ने से दूर होगी, ठीक है। अब देखो ये वोकैब में दिक्कत होती है, मुझे वोकैब में प्रॉब्लम होती है, वोकैब तो पढ़ने की आदत डालोगे बच्चा सही हो जाएगी, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर की वोकैब तो बुक्स में दी होती है, ठीक है। कल एफसीआई के पेपर में सारे क्वेश्चन बन गए, इंग्लिश आसान होती है, बस थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालो, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसे रिवाइज करते रहा करो। एडवांस ग्रामर की बुक बता दो। एडवांस ग्रामर के लिए बच्चे कोई भी बुक ले लो, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कोई भी ले लो, उनकी सारी बुक्स ही अच्छी होती है, मतलब कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, जो चाहे ले लो, सारी अच्छी होती हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में जो आती हैं रेमंड मर्फी की बुक्स, वो ले लो, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, अलग अलग लेवल की आती हैं, इंटरमीडिएट है, एडवांस लेवल है, ठीक है। एसेंशियल ग्रामर है, तो 3 लेवल आते हैं, वो ले लो, अच्छी है। आई एम रीडिंग फ्रॉम जियो मैक्स, अच्छी है। चलो ठीक है, हाँ तो ठीक है व्योमकेश बच्चे, गुड नाइट। चलो सबको अब गुड नाइट करते हैं, तुम लोगों के पास भी कुछ पूछने बताने को है नहीं। अब फिर मिलते हैं अगली क्लास में, सीपीओ 2018 के पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय आज के लिए, ठीक है।